एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में ज्ञान बिंद के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम इसके 7 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता था। बात करें अगर हम शेख निजामुद्दीन औलिया की, तो ये किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। और चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? दिल्ली में इनकी दरगाह है। और इनके गुरु कौन थे? तो ये बाबा फरीद, बाबा फरीद के ये क्या थे? शिष्य थे। और कहा जाता है कि 7 सुल्तानों का काल देखा था शेख निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न रीजनिंग का है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। इसमें 4-5 प्रश्न जो है रीजनिंग और मैथ के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी डीसीजीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को नियुक्त किया गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैथ का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाएगा? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तारीख को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की, तो जो है इसके जो अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च किए गए संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजिटल संसद ऐप। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ओम बिरला है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? तो गीतांजलि श्री। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक रेत की समाधि किसके लिए मिली है? रेत की समाधि के लिए इन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? ध्यान रखिए, ये 2022 की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 150वां स्थान था 2022 में। अगर हम बात करें 2023 की, ठीक है, 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 161वां स्थान है। ठीक है, 161वां स्थान है भारत का। अच्छा, इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 पूछा जाए तो 161 स्थान है 180 देशों में। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिलों में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? संस्कृत ग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद शंकर कुरूप यानी जी शंकर कुरूप को जो है सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? तो 1965 में प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, पूछा जाता है हिंदी में सर्वप्रथम किसे मिला था? तो हिंदी भाषा में सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। ये भी ध्यान रखिए। और ये जो गोविंद शंकर कुरूप है ये मलयाली लेखक हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स बात करें तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किस में तपेदिक के खतरे से लड़ने में राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यानी किसके साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस काउंसिल एक है
भारतीय प्रेस काउंसिल जो है एक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका गठन कब किया गया था, तो ये इसका गठन 1966 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब बने थे राष्ट्रपति? तो ये 1977 से लेकर 1982 तक क्या थे, राष्ट्रपति थे। और ध्यान रखिए ये निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध चुने जाने वाले मात्र एक क्या है, राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा मिलान असत्य है, यानी कि असत्य पूछ रहा है, कौन सा गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूती वस्त्रों की राजधानी सूरत नहीं है। सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी। बाकी भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर को, द प्लेस ऑफ विक्ट्री विजयवाड़ा को, और एथेंस ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? मदुरई को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेटीएम मनी द्वारा पेश किए गए भारत के पहले बुद्धिमान संदेश वाहक का नाम क्या है? इसका नाम आपका है पूप्स। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और किसके द्वारा? तो पेटीएम मनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, दूसरे एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये कहां पे किया गया? तो ये आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एससीओ जो है अब की बार इसकी अध्यक्षता कौन किया है? भारत इसकी अध्यक्षता किया है। भारत ने अब की और किसकी अध्यक्षता की है? तो G20 के भी अध्यक्षता भारत ने किया है। एससीओ की बात करें तो जो है इसका मुख्यालय कहां पे है? तो बीजिंग में इसका मुख्यालय है। ठीक है, कहां पे? बीजिंग में इसका मुख्यालय है। और सदस्य देश कितने हैं इसमें? 8 सदस्य देश हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके में प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, डैश व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश होता है कि वह अपनी गलत पहचान बताकर आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले। ये कौन हो, क्या कहा जाता है? इसे फिशिंग स्कैम कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिशिंग स्कैम। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में काहिरा यानी मिस्र में ISF निशानेबाज विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्राक्ष पाटिल ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप में जीता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। और ये कहां पे हुआ था? तो ये काहिरा में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है जैव ईंधन के बारे में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर। बाकी जैव ईंधन परिस्थिति अनुकूल होता है, सही है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान देता है, ये भी सही है। जैव ईंधन मक्का से भी प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कढ़ाई से संबंधित फुलकारी का नाम प्रसिद्ध है। फुलकारी कढ़ाई आपने सुना होगा, ये दुपट्टे वगैरह की जाती है। तो कहां संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एक सुना होगा आपने चिकनकारी। चिकनकारी कहां संबंधित है? तो ये लखनऊ से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संस्था को G20 विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय नामित किया गया? किस संस्था को G20 विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय नामित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा IISc बेंगलुरु को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर जगदीश चंद्र बसु ने नहीं जीता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एस चंद्रशेखर ने जीता है। कब जीता? इन्हें कब मिला था? ये 1983 में मिला था इन्हें। और BS नायपॉल को मिला था इन्हें 2001 में मिला था। ठीक है, और हर गोविंद खुराना को इन्हें मिला था 1968 में मिला था। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? ऊर्जा संकट की वजह से आपदा की स्थिति किसने किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कौन अफ्रीका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके लेखक कौन है? तो वेलेंटाइन सिरोल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में ध्यान रखिएगा, इन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का दूत कहा था। भारतीय अशांति का दूत तिलक को किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने किया था। अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, फोलकेटिंग कहां की संसद है? फोलकेटिंग जो है कहां की संसद का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क की संसद को क्या कहा जाता है? फोलकेटिंग कहा जाता है। और बात करें अगर हम नॉर्वे के संसद को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्टोर्टिंग कहा जाता है। इसके संसद का नाम स्टोर्टिंग कहा जाता है। ठीक है, इटली के संसद का नाम इसे कहा जाता है पार्लियामेंटा कहा जाता है। स्वीडन के संसद को तो आपका हो जाएगा रिस्क डॉग कहा जाता है। अब ध्यान रखिए, ड्यूमा ड्यूमा कहाँ कहा जाता है? अक्सर ये पूछा जाता है, ये सब ज्यादा पूछा जाता है। ड्यूमा रूस की संसद। नेसेट कहाँ कहा जाता है? इजराइल की संसद। डाइट किस संसद को कहा जाता है? तो जापान की संसद को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई है? पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? तो आपका हो जाएगा अभिलाषा बराक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डर्बी किससे संबंधित है? डर्बी जो है किससे संबंधित है? तो ये घुड़दौड़ से संबंधित है, आपने सुना होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। कारण उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं? करा कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के क्या करते हैं? कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। तो हो जाएगा आपका श्वसन में छोड़ता चाहिए, जैव ईंधन, अपक्षय, ये भी ज्वालामुखी क्रियाएं। तो आपका हो जाएगा 2, 3, 4। क्या हो जाएगा? 2, 3, 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता नहीं, प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अंदर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहां स्थापित किए? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी ये कहां पे स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1958 नागपुर में। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? मिट्टी बचाओ आंदोलन ये कहां से? होशंगाबाद, महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 1977 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक पूछ रहा है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नसरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, आप नसरुद्दीन महमूद था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के समय में क्या हुआ था? तैमूर का आक्रमण हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तैमूर का आक्रमण जो है 1398 में इसी के समय में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तुगलक वंश की बात करें, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और इसके कार्यकाल की बात करें तुगलक वंश की 1320 से लेकर 1414 तक था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? तो केल्विन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकेल मेडल शुरू किया? डेबी हॉकेल मेडल जो है किसने शुरू किया है? तो न्यूजीलैंड ने किया है, क्रिकेट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है? यानी श्रेणी 1 का मतलब है प्रथम उत्तोलक का, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है? तो आपका हो जाएगा प्लायर यानी पिलास जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। देखिए, इसके बारे में समझा दे रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। उत्तोलक में 3 चीजें होती हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए, आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके अक्सर पूछा जाता है। तो ये एक तरफ होता है भार, ठीक है, उसके बाद होता है क्या? आलम्ब होता है। 3 चीजें होती हैं उत्तोलक में, आलम्ब होता है और तीसरा होता है आयास, यानी क्या होता है? प्रयास। तो भार, आलम्ब और प्रयास। देखिए, इसका ट्रिक बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक मैं ले रहा हूं। पहले प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो उसमें क्या होता है? अगर आलम्ब बीच में हो, जिसमें आलम बीच में होता है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। जैसे पिलास को ले लेते, मान लीजिए पिलास है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका भार हो जाएगा और यहाँ से आप प्रयास लगाते हैं यानी दबाते हैं, तो ये आलम बीच में है और भार इधर है। और क्या है? प्रयास हम इधर से कर रहे हैं, तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ये ध्यान रखिए, जिसमें क्या होता है? बीच में होता है, वो क्या होता है? आलम बीच में, वो आपका प्रथम श्रेणी का होता है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में भार बीच में होना चाहिए। दूसरे में क्या होता है? भार बीच में होना चाहिए। तो हम इसका सरौता का उदाहरण लेते हैं। सरौता, आलम आपका यहाँ हो जाएगा, सरौता में क्या होगा? भार क्या होता है? बीच में होता है और यहाँ से आप प्रयास करते हैं, तो ये आपका होगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। अब हम तृतीय श्रेणी की बात करें, तृतीय श्रेणी में क्या होता है? आयाम जो है यानी प्रयास हम जो है वो बीच में करते हैं। आप इसका उदाहरण लेते हैं, चिमटा का उदाहरण लेते हैं। देखिए, यहाँ आपका भार होता है यानी किसी उठाते हैं और यहाँ से आप क्या होता है? ये आलम्ब होता है यानी जुड़ा होता है और आप यहाँ से प्रयास लगाते हैं, तो आयास क्या हुआ? बीच में हुआ, तो ये क्या होगा? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो ध्यान रखिएगा, पहले में क्या होता है? पहले में आलम्ब बीच में होता है, दूसरे में भार बीच में होता है और तीसरे में क्या होता है? तीसरे में आयास बीच में होता है। ये ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न है, न्यूटन का शीतलीकरण नियम निम्न में से किसकी एक विशेष स्थिति है? न्यूटन का शीतलीकरण का नियम किसकी स्थिति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टीफन का नियम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज यानी कितनी देर तक रहती है? ध्वनि की जो गूंज होती है कितनी देर तक रहती है मस्तिष्क में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0.1 सेकेंड, यानी 1/10 सेकंड जो है क्या रहता है? मस्तिष्क में रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट। अच्छा, ध्वनि की तीव्रता किससे नापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता हम डेसिबल से नापते हैं। आवृत्ति किससे नापते हैं? तो हर्ट्ज से क्या नापते हैं? हम आवृत्ति को नापते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है? तो कॉर्निया में हो जाता है यानी स्वच्छ मंडल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसकी उसमें प्रभाव क्या होगा, उसमें प्रभाव भी आधा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है? अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को, तो फ्लोरीन हो जाएगा आपका एफ। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? रेडियम किससे प्राप्त होता है? तो ये आपका पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विसरित नहीं होता? कौन सा विसरित नहीं होने, कौन सा फैलेगा नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मेथी पाउडर। बाकी अगरबत्ती का धुआं, इत्र का वाष्प धुआं से फैल जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथी पाउडर। अगला प्रश्न है, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू होता है? किस तत्व तक जो है अष्टक का नियम लागू होता है? तो ये आपका होगा किसमें? कैल्शियम में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है? गोबर गैस में मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो आपका होता है मेथेन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समस्थानिकों में क्या होता है? समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं। अलग अलग भिन्न भौतिक गुण होते हैं, अलग अलग समान रासायनिक गुण होते हैं। तो ये यही सही हो जाएगा, 2 और 3 आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 सही हो जाएगा। समस्थानिक होते क्या है? तो समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु भार क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? सभी को पता, सरकार का नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? हमारे रहन सहन को स्तर को कौन प्रभावित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, तो आपके क्या कहता है? मुद्रास्फीति, महंगाई कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरिकों के अधिकारों को बने रहने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। इसमें क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रखना। ठीक है, नागरिकता के अधिकारों का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किसका है? सभी व्यक्ति पूर्णता समान रूप से मानव है, यह किसका है? तो यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया? आर्टिकल 371 ए के तहत किसे? नागालैंड को प्रदान किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यादेश। अध्यादेश को जारी करने क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। और किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्य संघों क्षेत्र समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? ध्यान रखिए, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों से प्रश्न बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चंडीगढ़ की, सिक्किम और मिजोरम की क्या है? लोकसभा की सीट एक है। आगे बढ़ते हैं, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? कितने माह तक? 6 माह तक। इसके बाद क्या करता है? नहीं रह सकता है, यानी 6 माह के अंदर उसे क्या सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, राज 3077 एक प्रजाति है, एक किसकी है? तो गेहूं की प्रजाति। इससे प्रश्न बनता है प्रजातियों से, आप इसको ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो ये प्रश्न बना है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आती है, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ये हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। और कोई कमेंट, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, यानी एक से अधिक राज्यों के लिए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बंबई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बंबई जो है ये गोवा के लिए भी है और किसके लिए? बंबई के लिए तो है भी। आगे बढ़ते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो ये आपका होता है ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस संविधान, अच्छा फिर से पढ़ लेते हैं, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण प्रदान किया गया? ओबीसी को 27% आरक्षण किसके तहत? तो आपका प्रदान किया गया था 93 संविधान संशोधन 2006 के तहत यह प्रदान किया गया था 27% आरक्षण। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, जीवी के राव समिति, ये इसकी स्थापना कब हुई थी?
पहले हम समझ लेते हैं। हाँ ठीक है, जीविका राव समिति ये आपका हो जाएगा 1985 में इसका गठन हुआ था। एल एम सिंघवी समिति, इसका गठन कब हुआ था? एल एम सिंघवी समिति ये आपका 1986। और बी आर मेहता समिति ये सबसे पहले 1900 क्या बलवंत राय मेहता समिति 1957 में इसका गठन। अशोक मेहता समिति के गठन कब हुआ था? ये आपका 1977 में इसका गठन हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा आपका पहले कौन सा? पहला आपका हो जाएगा बी आर मेहता समिति, यानी पहला आपका तीसरा हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सी। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी ये माउंट आबू क्या पे राजस्थान में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न है सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा जो है एक मृतपात तारा है, अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो आपका होगा एबरडीन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा कौन सा है? तो ब्राजील का जलधारा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इन सब के बारे में अक्सर बताता रहता हूं, आप इसको ध्यान से सुना करिएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, अस्थायी पवन की बात करें और क्षेत्र दिया है, इंपॉर्टेंट है। फान की बात करें, ये आल्पस पर्वत। असीमुम ये आपका कुर्दिस्तान। और सेंटाएना ये हो जाएगा आपका सेंटाएना कैलिफोर्निया और जोंडा अर्जेंटीना। इस हिसाब से आप मिला लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं? देखिए, जो भारतीय मानक समय रेखा है ये किसे कहा जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से जाती है। तो आपका हो जाएगा कौन सा नहीं है? तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र नहीं है। बाकी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कौन सा? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 5 राज्यों से। अगला प्रश्न नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों का मस्त ये पूछा गया प्रीवियस ईयर में। तो ये आपका सतपुड़ा श्रेणी। देखिए, सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले आपका विंध्याचल है, उसके बाद आपका पड़ेगा नर्मदा नदी, उसके बाद नर्मदा नदी पड़ती है, उसके बाद आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उसके बाद आपका क्या है? ताप्ती नदी। तो ऐसा पूछा जाता है किसके बीच में क्या है, इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। सतपुड़ा की बात करें, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका हो जाएगा कौन सा? गुरु शिखर है। विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुडविल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को दादर नगर हवेली और दमन दीव को अस्तित्व में आने? देखिए, दादर नगर और हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2020 को किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 2020 को। अगला है प्रोग्राम्ड सेल डेथ एक कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रक क्या कहलाता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एप्टोटोटिस कहा जाता है। ऑप्शन क्या जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एपोटोटिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? कौन सा ऊतक लार ग्रंथ तथा श्वेत ग्रंथ यानी पसीने वाले ग्रंथ किसमें कौन सी पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्यूबाइडल एपिथीलियम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किसका किया जाता है? चेचक के प्रति टीकाकरण में किसका समावेश किया जाता है? तो जीवित प्रतिरक्षियों का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, चेचक की खोज किसने की थी टीका की? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सम्मिलित हैं, यानी क्लोरोफाइसी हरा सवाल, फियोफाइसी भूरा सवाल और रेडोफाइसी लाल सवाल कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर, सभी सुमेलित है। अगला है निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं? निम्न ताप पर किसी जंतु की प्रसुप्ति क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइबरनेशन कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइबरनेशन। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रिया इसमें किसमें होती है? तो नीले और लाल में होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीला और लाल देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, नीला और लाल क्षेत्र में। अगला प्रश्न है प्याज का खाद्य योग भाग है। प्याज का कौन सा खाने योग्य भाग होता है? तो ऑप्शन डी, गूदेदार पत्ते खाते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोज। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में कुल 24 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, इनमें से कौन सी जोड़ी को तैरती हुई पसलियां कहा जाता है? किस जोड़ी को? 11वां और 12वां जोड़ी को तैरती हुई पसलियां कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप कहा जाता है? ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
ग्लाइकोलिसिस को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुंदला तथा पालनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बुंदला तथा पालनी जलप्रपात ये कहां पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रफल के हिसाब से कच्छ, करण, गुजरात। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी। नीलगिरी जो है, ध्यान रखिएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर ये बना था 1986 में, नीलगिरी। ठीक है, और वर्तमान में कितने हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र? 18 हैं। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में, डिब्रू सैखोवा असम में है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। ऑयल जयपुर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था? तो ये आपका टेरी द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ये कहां पे है? ये नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? कौन सा महाजनपद श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? तो ये आपका था कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद थे। और इनका उल्लेख किसमें मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। ये भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ को सत सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? सत सहस्त्री संहिता महाभारत को कहा जाता है। इसे जय संहिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन पर चयन करिए। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में महिला यज्ञ कार्य में भाग नहीं ले सकती। गलत है, ले सकती थी। अगला क्या कह रहा है? ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। सही है। विधवा विवाह प्रथा तथा दास प्रथा प्रचलन था। ये भी सही है। आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी को पता है जियोग्राफी किसकी पुस्तक है? तो टॉलमी की पुस्तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छांदोग्य तथा जैमिनी किस वेद का प्रमुख उपनिषद है? छांदोग्य तथा जैमिनी ये किस वेद का उपनिषद है? तो आपका हो जाएगा सामवेद का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? तो आपका हो जाएगा ये आपका यूरोप का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। कब हुई थी वर्साई की संधि? आपका युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी 1919 में। अगला प्रश्न है, नव ग्वेल्फ आंदोलन कहां पे हुआ था? नव ग्वेल्फ आंदोलन आपका हुआ था इटली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेस्ट धर्म की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो मार्टिन लूथर को दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या है? अवध में एका आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 1921 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन डी लगान का नगद में परिवर्तन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? समाजवाद को, ठीक है, कब बताया था? तो लखनऊ अधिवेशन में। ये कब हुआ था? ये आपका 1936 के अधिवेशन में बताया था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है। खनिज दिया और उत्पादन क्षेत्र दिए हैं। ठीक है, लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क आपका हो जाएगा क्योंझोर। और तांबा आप सभी को पता है राजस्थान, खेतड़ी। कोयला ये कहां पे? कोडरमा। अभ्रक की बात करें, कोयला का हो जाएगा आपका कोरबा और अभ्रक का हो जाएगा कोडरमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी मिलान करना है। लेखक दिया, कृति दी है। बंकिम चंद्र चटर्जी आप सभी को पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद माइकल मधुसूदन दत्त आपका ये भी सुमेलित है। कैप्टिव लेडी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा और सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग्स, यानी सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन इसका इस हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? नेहरू रिपोर्ट की कौन सी अनुशंसा नहीं थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन निर्वाचक मंडल। ऑप्शन बी पृथक निर्वाचक मंडल ये नहीं थी। पृथक निर्वाचक मंडल की बात आपका 1909 में कहा गया था और नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो ये आपका 1928 में आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फराजी आंदोलन आपका कब हुआ था? 1918 में हुआ था, पूर्वी बंगाल में, हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? 1802 में क्या होती? कौन सी संधि? बसीन की संधि किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सलहार के युद्ध में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। कब हुआ था? ये 1672 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, किसने लिया था? सुलेमान सिको ने लिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।